बहुत समय पहले की बात है। सोमपुर नामक एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद्र के यहाँ लकड़ियों का काम करता था और लकड़ियों के बदले में सेठ लालचंद्र रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके पूरे परिवार का जीवन यापन होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, इसलिए आज तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और चिंकी 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी टीचर उनसे स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतने से पैसों में मैं स्कूल की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद्र जी से पगार बढ़ने की बात कीजिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जियां लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ी सी पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। ये कहकर रामू सेठ लालचंद्र के घर की ओर निकल जाता है। रामू को रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो उसके साथ ही सेठ जी के यहाँ पर काम करते हैं। वो लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ लालचंद कुछ ना कुछ लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने लालचंद्र जी से 200 रुपए लिए थे उनका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये लालचंद सेठ एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो 2 गुना काम ले लेता है और पूरे पैसे भी नहीं देता। हाँ भाई, पिछली बार मेरी भी सेठ जी ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचंद्र ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ये कहकर सभी लकड़हारे अपने अपने काम में लग जाते हैं। काम करने के बाद वे सभी सेठ लालचंद्र के यहाँ पर जाते हैं और अपनी पगार मांगने लगते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। मेरे घर में बहुत ज्यादा पैसों की तंगी है। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है, ये सब कहाँ से करेंगे? अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर में वापस आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? बच्चों की फीस भी भरनी है और घर का राशन भी लगभग खत्म हो चुका है। सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिली है। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। क्या पगार नहीं मिली? इनके टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो अपने बच्चों को घर पर बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुमन, ये सेठ जी कभी समय पर पैसे देते ही नहीं है। अब हम तो इंतजार के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। इंतजार करते करते ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद अगली सुबह लालचंद सेठ अपने सभी मजदूरों को अपनी हवेली से पगार देता है। अरे हरिया, ये ले अपने इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है, तो फिर इतने कम पैसे क्यों? हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे इस आराम के काटे हैं, ऐसे ही थोड़ी बिना वजह काट लेंगे। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैं तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम किया। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये 2000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वो पैसे रख लेता है।
रामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए और इस महीने का अपना हिसाब किताब बराबर हुआ। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 रुपए बनते हैं। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से तुम्हें भी पगार कम मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है सेठ जी। कृपया करके आप इस बार पूरे पैसे दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। मैं 3000 रुपए नहीं दे सकता तुझे। बेचारे रामू के पास उन पैसों को लेने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उसने दुखी मन के साथ वो पैसे ले लिए। अरे भाई, ये लालचंद्र सेठ एक नंबर का बेईमान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम कम हो गए हैं। देख लेना, एक ना एक दिन हम गरीबों की इसको जरूर हाई लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2000 रुपए। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई धंधा करना भी चाहें तो इतने हमारे पास पैसे ही नहीं है। अब जो भी हो, हमारा तो सिर्फ लालचंद्र सेठ ही सहारा है ना। वो सभी कुछ देर बात करने के बाद अपने अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप? कितनी पगार मिली है? जल्दी से मुझे 1000 रुपए दे दो, मुझे बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। सुमन, इस बार सेठ जी ने सिर्फ 2500 रुपए ही दिए हैं। अभी बाजार में लकड़ियों के दाम सस्ते हैं। सिर्फ 2500 रुपए? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस नहीं 1000 रुपए निकल जाएंगे। फिर 1500 रुपए में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सुमन, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। तुम सबसे पहले बच्चों के स्कूल की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं सुमन, मैं सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा ये लेना हो तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लकड़ी काटने के बाद कहीं और काम ढूंढ लूँ। सेठ जी की यहाँ काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर भी काम करूँगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी की यहाँ काम करने के बाद दूसरी जगह पर काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है और जैसा कि रामू ने कहा था, उसने दिन भर लालचंद्र सेठ के यहाँ पर काम किया और काम खत्म होने के बाद वो काम ढूंढने के लिए बाजार में निकल गया। सेठ जी, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? आपका किसी भी प्रकार का काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिलहाल मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। क्या मेरे करने लायक काम है आपके पास? अरे नहीं भैया, अभी तो कोई काम नहीं है। जब आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तो धंधे में मंदा चल रहा है। रामू ने हर एक दुकान पर जाकर काम मांगा, लेकिन उसे सिवाय निराशा के कुछ भी नहीं मिला। वो जिस भी दुकान पर जाता वहाँ पर काम नहीं मिलता, और जहाँ पर काम मिलता वहाँ पर रामू काम करने में सक्षम नहीं था। रामू को कोई काम न मिलने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। चलते चलते रामू को सामने एक गुफा दिखाई दी, जो उसके पहले वहां पर कभी नहीं थी। वो गुफा को देखकर चौंक जाता है और वो उसके अंदर जाने लगता है। दिन लगभग ढल चुका था। रामू वहीं पर बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई और दूसरा काम नहीं मिल रहा है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि कोई और दूसरा काम शुरू कर सकूं। तभी रामू की नजर सामने पड़ी टोकरी पर गई। वह टोकरी को उठाने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उसको हाथ लगाया, वैसे ही किसी की आवाज आई। रुक जाओ रामू, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे छूने की कोशिश मत करो। अरे रामू, तुम यहाँ पर मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? और तुम मेरी गुफा के अंदर कैसे आ सकते हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये गुफा आपकी है। कृपया मुझे जाने दो। रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर जिस पर भी पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास खुली आंखों से देख सकता हूँ।
पर आप कौन हैं और इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में सिर्फ वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो इस गुफा में कभी भी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस उसको देख रहा था। डरो मत रामू, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ रामू, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। तुम इस टोकरी में जो भी चीज एक बार डालोगे वो बार बार मिलेगी। रामू टोकरी को लेकर घर आ जाता है और वो अपनी पत्नी को टोकरी दिखाता है। सुमन, ये देखो, ये मैं क्या लाया हूँ। जब तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या है तब तुम खुश हो जाओगी। ये क्या लेकर आए हो आप? ये तो बस एक टोकरी है। सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना? तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, कोई दूसरा काम नहीं मिला। अरे सुमन, पहले मेरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। रामू सुमन को वो सारी घटना के बारे में सुनता है। जो जो उसके साथ घटा वो सब उसने सुमन को बताया। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी वस्तु डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम इसमें डालें? हाँ सुमन, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो उसने सुमन को संभाल कर रखने को दी थी। सुमन, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे चंदन की लकड़ी मिली थी और वो मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी, लेकिन उसे चंदन की लकड़ी से क्या होगा? तो तुम उसे लकड़ी को ले आओ। हम उसे चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उसे एक लकड़ी से अपना व्यापार शुरू करेंगे। सुमन तुरंत ही चंदन की लकड़ी लाती है और उसे लकड़ी को उसे टोकरी में डाल देती है और देखते ही देखे उसमें बहुत सारी चंदन की लकड़ियां आ जाती हैं। अरे, ये तो सच में एक जादुई टोकरी है। इसमें तो सचमुच बहुत सारी चंदन की लकड़ियां आ गई हैं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ये एक जादुई टोकरी है, ठीक है? तो अब मैं इन सभी लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच दूंगा और इनसे जो पैसा आएगा उसमें हमारा गुजारा तो हो ही जाएगा। रामू तुरंत ही चंदन की लकड़ी को बेचने के लिए बाजार में आ जाता है और वो चंदन की लकड़ी को बहुत ही कम दामों में बेचता है। देखते ही देखते उसके आसपास बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है और उसकी लकड़ी बिक जाती है। ये देखो सुमन, उन लकड़ी को बेचकर मुझे कितने पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, जिससे तुम मोनू और चिंकी की स्कूल की फीस भर देना। अच्छा तो सुमन, मैं अभी काम पर जाता हूँ। अजी, अब तो आपके पास ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको उसे लालची सेठ लालचंद्र के यहाँ काम करने की क्या आवश्यकता है? हाँ सुमन, मैं सेठ लालचंद्र जी के यहाँ पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों को यह खुशखबरी देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ लालचंद्र जी से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वह सभी लकड़हारा भी परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सभी का भला करूं। और वैसे भी वो सभी मेरे दोस्त बन चुके हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ आप इस काम में उनको भी अपने साथ रख लो। एक साथ काम करने में हम सबका भला ही होगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वो जो घंटी होती है ना, डिंग डोंग वाली, उसे भी दबा देना, ताकि जब भी नई स्टोरी आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। ठीक है? थैंक यू।